इतना खाना खाते हो कि चालने से पहले सोचना पड़ता है। स्टाइल समझ नहीं आता तुम्हें? ये वजन नहीं, शान है। आपके चलने से लगता है जलजला आने वाला है। बेगम, मजबूत बुनियादें हों तो झुटके आ ही जाते हैं। आप में तो कोई हरकत ही नहीं। इसीलिए तू सुकून है और खामोशी भी। इतनी सस्ती में मुस्तकबिल कैसे बनेगा? बेगम, मैं हाल में ही फंसा हुआ हूँ। कुछ जिम्मेदारी का सोचा है? सोचा था, फिर नींद आ गई। कुछ जिम्मेदारी का सोचा है? सोचा था, फिर नींद आ गई। घर में आपके होते हुए काम कौन करे? मैं हूँ ना, हौसला बढ़ाने के लिए। मैं हूँ ना, हौसला बढ़ाने के लिए। घर में आपके होते हुए काम कौन करे? जरा उठ भी जाया करें। मैं उठता हूँ, बस हौसला लूट हो रहा है। जरा उठ भी जाया करें। मैं उठता हूँ, बस हौसला लोड हो रहा है। काम खत्म हुआ या नींद अभी बाकी है? नींद कभी खत्म नहीं होती बेगम, सिर्फ वक्फा लेती है। काम खत्म हुआ या नींद अभी बाकी है? नींद कभी खत्म नहीं होती बेगम, सिर्फ वक्फा लोती है। पूरा दिन यही हालत रहती है? मैं तवानाई बचा रहा हूँ, महंगाई का जमाना है। पूरा दिन यही हालत रहती है? मैं तवानाई बचा रहा हूँ, महंगाई का जमाना है। ये डराओ वराओ दुनिया को छोड़ो, चलो घर चलते हैं और जाके बर्तन धो। ये डराओ वराओ दुनिया को छोड़ो, चलो घर चलते हैं और जाके बर्तन धो।
एक सुबह वादिये सब्ज आबाद में कुछ अजीब हुआ। आसमान में एक नर्म सी सफ़ेद रोशनी उभरी, पहले धब्बे की तरह, फिर जैसे कोई चांद दिन के वक्त ही नीचे उतर रहा हो। गांव वाले हैरानी से अपने घरों से निकले। बच्चों ने नदी के किनारे खड़े होकर हाथों से धूप छांटी और सब ने देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ा साया नीचे आ रहा है। जब वो करीब पहुंचा तो लोगों की सांसें रुक गईं। वो एक कबूतर था, मगर इतना बड़ा कि एक पूरा घर उसके परों के नीचे छुप सकता था। उसके उतरने से जमीन हल्की सी लर्जी, मगर कबूतर के चेहरे पर शफकत का रंग था। गांव के लोग पहले खौफ से पीछे हटे, मगर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो समझ गए कि ये मखलूक खतरनाक नहीं, बल्कि जैसे सुकून की तलाश में यहाँ आई है। गांव के करीब डेंस जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सब बहादुर के नाम से जानते थे। शेर ताकतवर भी था और समझदार भी, और वादी के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब बहादुर ने उस दैवहेकल कबूतर को देखा तो हैरत में उसके करीब चला आया। कबूतर ने अपना बड़ा सा सर नीचे झुकाया और शेर ने अपनी दुम हल्के से हिलाई। दुनिया ने पहली बार जमीन के बादशाह और आसमान के मुहाफिज को एक दूसरे को कबूल करते देखा। दोनों की दोस्ती जल्द ही इतनी गहरी हो गई कि वो घंटों एक साथ बैठे रहते, कभी सूरज डूबते देखते, कभी बच्चों की हंसी सुनते, कभी बस खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। कबूतर गांव पर आसमानी पहरा देता और शेर जमीन पर। वादी के लोग खुद को पहले से ज्यादा महफूज समझने लगे, लेकिन अमन ज्यादा देर तक कायम न रह सका। एक रात आसमान पर स्याह बादलों की गूंज सुनाई दी। हवा गर्म होने लगी, जैसे किसी ने आग को हवा दी हो। अचानक बादल फटे और एक खौफनाक ड्रैगन जरकान आसमान से नीचे उतर आया। उसकी सांस से आग बरस रही थी, उसके परों की मार से दरख्त झूम रहे थे। जैसे ही उसने देवहेकल कबूतर को देखा, वो धाड़ा, ये आसमान मेरा है, यहाँ कोई और राज नहीं करेगा। उसने एक जबरदस्त आग का धारा कबूतर की तरफ फेंका। कबूतर ने अपने परों से बचने की कोशिश की, मगर शोले उसके परों को छू गए। उसके सफ़ेद पर जलकर स्याह हो गए और एक तेज चीख के साथ वो नीचे जमीन पर आ गिरा। गांव वाले खौफ से चीख उठे, उनका मुहाफिज जख्मी पड़ा था। शेर ये सब बर्दाश्त न कर सका। उसके अंदर से एक ऐसी गुस्से भरी दहाड़ निकली कि पूरी वादी में गूंज उठी। वो पूरी ताकत से भागकर ड्रैगन की तरफ लपका। ड्रैगन ने आग बरसाई, शेर ने कूदकर बचाया। जरकान हवा में बुलंद हुआ और शेर पर झपटा। जमीन टूटने लगी, धुआं हर तरफ फैल गया, लेकिन शेर हार मानने वाला नहीं था। उसने झपटकर ड्रैगन की गर्दन तक रसाई हासिल की, उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया और पूरी कुव्वत से झटका। एक लम्हा ऐसा आया कि पूरी दुनिया थम गई, फिर ड्रैगन की गर्दन टूट गई। ड्रैगन जमीन पर गिरकर साकित हो गया। वादी महफूज हो गई। शेर फौरन जख्मी कबूतर के पास दौड़ा। कबूतर के परों पर जले हुए निशान थे, मगर उसने शेर को देखकर आहिस्ता से आंखें झपकीं, जैसे कह रहा हो, तुम आए तो मैं बच गया। गांव वाले इकट्ठे हुए, पट्टियां बांधी, जख्म साफ किए, पानी दिया। रातें गुजरती रहीं, शेर पहरा देता रहा और कबूतर के जख्म धीरे धीरे भरने लगे। उसके परों की चमक वापस आने लगी, उसकी सांस हल्की पुरसुकून होने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब कबूतर पूरी ताकत के साथ अपने परों को फैला सकता था। वो उड़ सकता था, मगर उसने आसमान की तरफ नहीं देखा, उसने शेर की तरफ देखा। शेर खामोशी से उसके पास आ बैठा और कबूतर ने अपना बड़ा सा पर मोहब्बत से उस पर रख दिया। सूरज की नारंगी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। गांव वाले दूर खड़े ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ड्रैगन की आग मिट चुकी थी, खौफ खत्म हो चुका था और अब सिर्फ अमन, वफादारी और एक ऐसी दोस्ती बाकी थी जो ज़मीन और आसमान को हमेशा के लिए जोड़ गई। शेर और कबूतर उस दिन से एक साथ रहने लगे, एक ज़मीन का मुहाफिज और दूसरा आसमान का पहरेदार, और गांव वालों के दिलों में इन दोनों की कहानी हमेशा के लिए नक्श
कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। अगली सुबह जब इंसानों ने अपनी बिल्लियों को देखा तो वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि किसी की गोद में सिमटी हुई थी, किसी ने धूप पकड़ रखी थी और किसी ने सिर्फ आंखों से कह दिया था, मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर दिल से मजबूत। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी।
रात के वक्त दो मजाहिया दोस्त अपनी गाय के साथ खेत में थे। एक बहुत पतला और एक बहुत मोटा। पतला दोस्त चौकस और मेहनती था। वो गाय की हिफाजत कर रहा था और कभी थकने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। मोटा दोस्त सुस्त और सोता रहता, कभी कभी शर्मिंदा भी होता। बूढ़ी माँ आती है, मोटे दोस्त को डांटती है कि ड्यूटी के वक्त सोता रहना दुरुस्त नहीं, और पतले दोस्त की तारीफ करती है कि उसने मेहनत की और जिम्मेदारी पूरी की। पतला दोस्त गाय का दूध निकालता है और सबके लिए बांटता है। शुरू में मोटे दोस्त को सिर्फ छोटी सी प्याली मिलती है, लेकिन उसकी शर्मिंदगी और रोने के बाद पतला दोस्त अपनी पूरी दूध की बाल्टी खुशदिली से मोटे दोस्त को दे देता है। मोटा दोस्त हाथ जोड़कर माफी मांगता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं। बूढ़ी माँ खुश है, गाय भी खुश है और वो सब रात का सुकून और खुशी महसूस करते हैं। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, और जो मेहनत करता है उसे इज्जत मिलती है। वक्त हमेशा बदल सकता है और सच्चाई और मेहनत की कदर हमेशा बरकरार रहती है। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक पुराना गांव सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। औरतें कुएं में पानी भर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, एक जमाने में एक काला दानव रहता था। जब उसे श्राप मिला तो वह बैल बन गया। अगर वह कभी लौट कर आता तो गांव की शांति खत्म हो जाती। लोग हंसे और विषय बदल दिया, लेकिन अहमद, एक युवा किसान, चुपचाप इस बात को दिल से लगा रहा। जैसे ही शाम ढली, आसमान में काले बादल छा गए। जमीन अचानक कांप उठी और पहाड़ की तलहटी से एक विशालकाय काला बैल प्रकट हुआ। वह 10 फुट लंबा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके गले में एक भारी जंजीर थी। वह डराता हुआ गांव में आया, पेड़ उकाता हुआ, धूल उड़ाता हुआ। लोग इकट्ठे हुए और दरवाजे बंद हो गए। मस्जिद से अजान की आवाज आई, लेकिन वह डर के माहौल में दब गई। औरतें कुरान पढ़ रही थीं, बच्चे रो रहे थे। तभी सांड रुक जाता है, उसके शरीर से धुआं उठता है और देखते ही देखते वह एक मानव रूप में बदलने लगता है, एक काला दानव। उसकी भुजाएं पत्थर जैसी हैं, आंखें आग की तरह जल रही हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। अहमद रस्सी और लकड़ी का डंडा लेकर बाहर आता है। सब लोग घरों की छतों से झांक रहे हैं। अहमद दानव के सामने आता है और चिल्लाता है, यह मेरा गांव है, मैं इसे बकम, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। काला दानव डराता है और अहमद की ओर दौड़ता है। अहमद एक जंजीर पाइन कटा है और दानव की बाह में लपेट देता है। दानव उसे गाजिटा लगता है, लेकिन अहमद जंजीर को एक पेड़ में लपेट देता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन हिलती है, धूल उड़ती है, लोग प्रार्थना करते हैं। अंत में अहमद एक लकड़ी का डंडा उठाता है और पूरी ताकत से दानव की छाती पर मारता है। दानव चीखता है, उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और जंजीर राख में बदल जाती है। सूरज ढल रहा है, हवा में शांति लौट आई है। गांव वाले बाहर आकर अहमद के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, शाप खत्म हो गया, काला दानव हमेशा के लिए चला गया। अहमद आसमान की ओर देखता है, धूल और रोशनी हवा में घुलकर एक कोमलता पैदा कर रही है। गांव में शांति लौट आई है और उस दिन से लोगों ने सीख लिया कि डर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि एक साहसी व्यक्ति उसे हमेशा हरा देता है।
कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। अगली सुबह जब इंसानों ने अपनी बिल्लियों को देखा तो वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि किसी की गोद में सिमटी हुई थी, किसी ने धूप पकड़ रखी थी और किसी ने सिर्फ आंखों से कह दिया था, मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर दिल से मजबूत। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी।